आज विश्लेषण में बात महामहिम द्रौपदी मुर्मू की, क्योंकि रायसीना की जंग को जीतकर द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया है और अब द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई, क्योंकि इससे पहले कोई भी महिला आदिवासी देश की राष्ट्रपति नहीं बनी। द्रौपदी मुर्मू ने पहले राउंड से बढ़त बनाकर रखी और तीसरे राउंड में जीत हासिल कर ली। द्रौपदी मुर्मू की इस जीत पर आज पूरे देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि ये एक क्लास की मॉनिटर से देश की मॉनिटर बनने की कहानी है, जिसे आज पूरे देश को देखनी चाहिए, क्योंकि इस जीत से पीएम मोदी ने ऐसी चाल चली है जिससे विपक्ष की हर चाल फेल हो गई। द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास, रायसीना की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास। देश की पहली आदिवासी महिला बनी राष्ट्रपति, विपक्ष पर भारी पड़ी एनडीए की रणनीति। क्लास की मॉनिटर से लेकर देश की मॉनिटर बनने का सफर। पुरानी कहावत है, ये जमाना उड़ान देखता है, जरा उड़ के देख, जमीन क्या आसमान देखता है। ये बात द्रौपदी मुर्मू पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने रायसीना की अग्नि परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया, क्योंकि जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो गया। देश को द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल गया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने ऐसी रणनीति तैयार की कि विपक्ष की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की उसमें विपक्षी दलों में सेंधमारी हुई, क्रॉस वोटिंग हुई और उसी का नतीजा रहा कि द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की कैंडिडेट थी, उन्हें भारी मतों से जीत हासिल हुई। अगर केवल सांसदों के वोटों की बात करें तो उसमें ही द्रौपदी मुर्मू को 72% वोट मिले। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां के विधायकों के वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा रही, तो यहां पर भी बीजेपी ने रणनीति जो तैयार की उसके आगे विपक्ष फेल ही नजर आया। द्रौपदी मुर्मू की ये जीत कितनी खास है, इसका एहसास इस बात से लगा सकते हैं कि पूरा देश जश्न मना रहा है, और सबसे ज्यादा जश्न वो उत्तर प्रदेश मना रहा है, जिसने राष्ट्रपति चुनाव में पूरी बाजी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में झुका दी। जनजाति के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, एकदम हम लोगों का मन 7वें आसमान पर है। अब क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला पूरे जश्न की तैयारी पर है। ढोल, आज तो बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद भी हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्सुक हैं और क्या कहते हैं, सब लगे पड़े हैं। और गाँव में भी जहाँ नहीं पहुँच पा रहे वहाँ जश्न की तैयारी चल रही है। संगम नगरी प्रयागराज में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर न सिर्फ मिठाइयां बटी, बल्कि लोग इस जीत को उत्सव की तरह मना रहे थे। में द्रौपदी मुर्मू की फोटो है, उनको लड्डू खिलाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, खास अंदाज में जश्न मनाते हुए उन्हें बधाई दी जा रही है। और प्रयागराज में भक्तर है, उनमें इसी तरह से माहौल है, तो प्रयागराज में खास तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। नेता यहाँ पर मौजूद हैं, विधान परिषद सदस्य हैं सुरेंद्र चौधरी, दूसरे पदाधिकारी हैं, और आप देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी की जा रही है। हाथ में द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। भाषा अलग है, शहर अलग है,
लेकिन जश्न एक जैसा है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की ये जीत संघर्ष की वो दास्तान है जिसकी सबसे बड़ी गवाही आज ओडिशा की हर गली दे रही है। द्रौपदी मुर्मू अब देश की महामहिम होंगी, ये साफ हो चुका है। लेकिन इस जीत में प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति की तारीफ हर तरफ हो रही, जिन्होंने विपक्ष की चाल को फेल कर दिया। क्योंकि एनडीए से पहले विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था और यशवंत सिन्हा को 24 दलों ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। लेकिन जब एनडीए ने अपने पत्ते खोले और द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया, तो जो विपक्षी दल यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की बात कर रहे थे, उसमें से कई एनडीए के साथ आ गए। हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरी जरूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद भी मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। दरअसल द्रौपदी मुर्मू की जीत से भाजपा आदिवासी समुदाय समेत पूरे देश और खास तौर पर महिलाओं को खास संदेश देना चाहती है, ताकि मुख्य धारा से कटे इस समुदाय में राजनीतिक मैसेज जाए कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के वंचित तबकों और वर्गों के लिए काम करती है। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के बाद पोस्टर में द्रौपदी मुर्मू के साथ किसी और नेता की तस्वीर न लगाने के सख्त निर्देश दिए गए, ताकि ये जीत सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की नजर आए। जानकारों की माने तो भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू के साथ ही 24 की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस आदिवासी वोट पर तमाम राजनीतिक दल अपना दावा करते रहे हैं, अब द्रौपदी मुर्मू के जरिए उन सबके वोट में सेंध लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो मतगणना अभी भी चल रही है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जीत गई हैं। उनकी महाविजय की कहानी चलिए आपको बताते हैं। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो पहले राउंड में 3,78,000 वोट वैल्यू मिला द्रौपदी मुर्मू को और यशवंत सिन्हा 1,45,600 वोट वैल्यू हासिल कर सके। उसके बाद बारी आई दूसरे राउंड की। पहले राउंड में 10 राज्य थे, दूसरे राउंड में भी 10 राज्य थे। दूसरे राउंड में 1,05,299 वोट वैल्यू रही और यशवंत सिन्हा 44,276 वोट वैल्यू ही हासिल कर पाए। और फिर वो आया तीसरा निर्णायक राउंड, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ हो गया कि देश की 15वीं महामहिम द्रौपदी मुर्मू है। तीसरे राउंड में 94,478 वोट वैल्यू द्रौपदी मुर्मू को मिली। यशवंत सिन्हा ने भी इस राउंड में काफी वोट हासिल किए, 71,186, और जो कुल योग हुआ 5,77,777 द्रौपदी मुर्मू का, जबकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 5,44,000 के आसपास। वहीं यशवंत सिन्हा तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद 2,61,062 पर ही रह गए। अब द्रौपदी मुर्मू से पहले के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने किस तरीके से चुनाव जीता, उनका वोट प्रतिशत क्या रहा, वो दिखाते हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद अब भारत के राष्ट्रपति बने 1952 में, उनको 83.81% वोट मिले थे। 1957 में एक बार फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने और 98.99 यानी कि 99% वोट उन्होंने हासिल किए। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में 98.25% मत पाकर राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने 1967 में, उन्हें हालांकि वोट 56% मिल पाए थे, लेकिन राष्ट्रपति वो बने क्योंकि 51% चाहिए बहुमत के लिए। जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी बने राष्ट्रपति 1969 में, उन्हें 48.01% वोट ही मिल पाए। वीवी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद चुनाव लड़े राष्ट्रपति पद पर
1974 में और 80.18% वोट उनको मिला और निर्विरोध जीते 1977 में नीलम संजीव रेड्डी। कोई मुकाबला नहीं था, सर्वसम्मति से उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया। ज्ञानी जैल सिंह की बारी आई 1982 में 72.73% वोट उनको मिला और ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन 1987 में बने राष्ट्रपति। 72.29% वोट मिला उनको। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 में राष्ट्रपति बने। 65.86% वोट उनको मिला। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद KR नारायणन बने 1997 में भारत के राष्ट्रपति। उन्हें 94.97% वोट हासिल हुए और उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में राजग की सरकार में 89.58% वोट पाकर राष्ट्रपति बन गए। 2007 की बात करें, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 65.82% उन्हें मत मिला था, राष्ट्रपति बनी। 2012 में प्रणब मुखर्जी 69.31% उन्होंने वोट हासिल किए और फिर बात आई मोदी सरकार के दौर की। रामनाथ कोविंद 2017 में 65.65% वोट पाकर वो राष्ट्रपति बने और अब मतगणना चल रही है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू चुन ली गई है। कुछ देर के बाद ये साफ हो जाएगा कि उन्हें कितने फीसदी वोट मिले। गैर कांग्रेसी राष्ट्रपतियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन है वो आपको दिखा देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में गैर कांग्रेसी पहली बार राष्ट्रपति बने, 89.58% वोट। ये अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की सरकार थी। रामनाथ कोविंद 2017 में बने, मोदी सरकार जब आई केंद्र में 65.65% वोट। और द्रौपदी मुर्मू अब आज राष्ट्रपति बन गई हैं, जीत गई हैं, लेकिन अभी भी काउंटिंग चल रही है, तो फाइनल टैली क्या होगी उस पर निगाहें बनी हुई हैं। अब विश्लेषण में बात करेंगे राजभर पर गुल्लू अटैक की, क्योंकि अब तक राजभर अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब सपा ने राजभर पर मोर्चा खोल दिया है और सपा नेता उदयवीर सिंह ने राजभर को CM योगी की तारीफ करने पर गुल्लू बता दिया। हालांकि राजभर पर किया गया ट्वीट थोड़ी देर के बाद उदयवीर सिंह ने डिलीट कर दिया, लेकिन सवाल बड़ा है कि उदयवीर सिंह ने किसके कहने पर ट्वीट किया था और किसके कहने पर उसे डिलीट कर दिया। राजभर पर उदयवीर लाल भाजपा की तारीफ पर उठाए सवाल। पाला बदल पॉलिटिक्स पर सियासत गर्म, सपा ने बताया गठबंधन धर्म। जब से ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर AC वाला तंज कसा है, लाल पीले गठबंधन में दंगल शुरू हो गया है। ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कमान संभाली है उदयवीर सिंह ने, जिन्हें कभी राजभर ने सपा और सुभाषपा के गठबंधन का सबसे बड़ा सूत्रधार बताया था। जिन्होंने यहाँ तक माननीय अखिलेश यादव जी को पहुँचाया है, भाई उदयवीर जी को जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए और इनको हम भेंट करते हैं। और अब उन्हीं उदयवीर सिंह ने राजभर पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा, सपा गठबंधन की भाजपा के खिलाफ संघर्ष की नई तस्वीर न दिखने से आप नाराज हैं। आप भाजपा से घनघोर संघर्ष चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा, इसीलिए आपने भाजपा की गोद के गुल्लू बनने का निर्णय लिया। आपकी तर्क शक्ति को सलाम। हालांकि उदयवीर सिंह ने थोड़ी देर के बाद अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन जानकार इसे राजभर पर कसा गया तंज मान रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में हार के बाद ही राजभर ने अखिलेश पर AC से बाहर निकलने और भाजपा के खिलाफ संघर्ष करने को लेकर तंज कसा था, लेकिन अब राजभर उसी भाजपा सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जी ईमानदार भी हैं और मेहनत तो करते ही हैं। जितना वो मेहनत करते हैं उतना हमको तो नहीं लगता है कि वो चीज़ें जो देखने को मिली मेहनत का, जो समाजवादी पार्टी या बसपा सरकार में जो गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे थे, आज उस पे लगभग 90% अंकुश लगा है। राजभर के इसी बयान के बाद उदयवीर सिंह का ये ट्वीट आया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया, क्योंकि जब ABP गंगा ने इस पर उदयवीर सिंह से बात करनी चाहिए तो उदयवीर सिंह ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच
जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर भी युद्ध छिड़ गया है। ट्विटर पर अरुण राजभर और सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह यादव ने एक दूसरे को आड़े हाथों लिया। उदयवीर सिंह ने एक ऐसा ट्वीट किया जो राजनीति की शालीनता की सीमाएं लांघ गया। इस पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। उदयवीर सिंह यादव को ट्रोल भी किया गया। अंततः उदयवीर ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अब सपा सुभाषपा के चल रहे एपिसोड पर कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि सच तो ये है कि सपा और सुभाषपा में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। गठबंधन आखिरी सांस ले रहा, लेकिन इसके बाद भी दोनों में से कोई भी गठबंधन तोड़ने की पहल नहीं कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात इस्तीफे की हैप्पी एंडिंग की, क्योंकि राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद सूबे की सियासत गरमाई हुई थी। लेकिन सीएम योगी से मुलाकात के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है। और ये बात किसी और ने नहीं, खुद दिनेश खटीक ने कही। जिनकी चिट्ठी वायरल हो रही थी, अब वही दिनेश खटीक कह रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक है। दिनेश खटीक की तस्वीरें लेके अभी यहाँ से निकल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण लोगों के साथ ये बैठक संपन्न। योगी से हुई दिनेश खटीक की मीटिंग, इस्तीफे की हैप्पी एंडिंग। मंत्री जी से बात हुई है, सारा विषय बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई गिला ना कोई शिकवा, 24 घंटे में बदल गई हवा। यूपी के जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के जिस इस्तीफे ने लखनऊ से दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया था, उस पर शुरू हुआ सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस्तीफा देने वाले राज्य मंत्री दिनेश खटीक के साथ सीएम योगी की एक मुलाकात हुई है, जिसके बाद दिनेश खटीक का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। क्योंकि जो दिनेश खटीक अपनी अनदेखी के चलते नाराज बताए जा रहे थे, वो सीएम योगी से मिलने के बाद खुश नजर आ रहे हैं, जैसे मानो उनकी सारी शिकायतें खत्म हो गई हों। कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया क्या भाई? कोई विषय नहीं, कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया क्या भाई? कोई विषय नहीं। दरअसल दिनेश खटीक के इस्तीफे की एक चिट्ठी सोशल मीडिया में जमकर वायरल है, जिसमें अधिकारियों द्वारा अपनी अनदेखी, विभाग के कामों का बंटवारा न होने जैसी बातें कही गई थी। इस चिट्ठी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो दलित हैं, इसलिए उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, जिससे सूबे की राजनीति गर्म हो गई। मायावती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो अखिलेश ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया। हालांकि बाद में भाजपा भी पलटवार करती नजर आई। देश की सियासत में इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है। अखिलेश यादव बड़ा ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं दलितों का सम्मान नहीं हो रहा है। वो कौन सा सम्मान देते थे, बेकार की बात करते हैं। वो तो जो है दलितों का जो प्रमोशन में आरक्षण का मैटर था, 3-3.5 लाख लोगों को डिमोट करके बेइज्जत किया था उन्होंने। सभी का सम्मान हो रहा है। जो अधिकारी अगर कहीं किसी की बात नहीं सुनना है, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर जो लोग हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं देंगे। लेकिन इस पूरे एपिसोड को खत्म करने में वो बैठक निर्णायक रही, जो बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिनेश खटीक के बीच हुई। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात जेपी नड्डा के आवास पर हुई है। इस बैठक में जेपी नड्डा ने दिनेश खटीक की बातें सुनी और उनकी हर समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया, लेकिन साथ ही उन्हें नसीहत भी मिली कि वो सरकार और पार्टी के मसले को पार्टी फोरम में ही उठाएं। और इस मुलाकात के बाद दिनेश खटीक और सीएम योगी की मीटिंग फिक्स हो गई और फिर सारे गिले और शिकवे खत्म हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दिनेश खटीक को फ्री हैंड मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ईडी के सवाल, सोनिया गांधी के जवाब, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां उनसे 3 घंटे तक पूछताछ हुई। लेकिन आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों का गलत प्रयोग कर रही है, लेकिन सोनिया गांधी से अभी ईडी की पूछताछ पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आज सिर्फ 3 घंटे की पूछताछ हुई और अब अगली पूछताछ 25 जुलाई को होगी। सोनिया से ईडी की पूछताछ पर बवाल, 25 जुलाई को फिर होंगे सवाल। लोकतंत्र की दुहाई, सड़कों पर लड़ाई। भारत सरकार ने मन बना रखा है कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको टारगेट किया जाए। नेशनल हेराल्ड केस कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है।
क्योंकि गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष ईडी के सवालों के जवाब देने ईडी के दफ्तर पहुंची तो कांग्रेस के दूसरे नेता लोकतंत्र की दुहाई देते हुए सड़कों पर उतर आए। कहीं ट्रेनें रोकी गई तो कहीं बस रोकी गई, कई शहरों में जाम लगा दिया गया। मतलब एक तरफ ईडी के दफ्तर में सोनिया से सवाल पूछे जा रहे थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जताकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे थे। भारत सरकार ने मन बना रखा है कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको टारगेट किया जाए और भारत सरकार की तमाम जो एजेंसीज हैं उनका खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। और जो केस बना गया है उसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई एफआईआर नहीं है, कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, लेकिन जानबूझ के सोनिया जी हों चाहे राहुल जी हों उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के तमाम नेताओं को। तो आज जो हमारे देश में हालात बने हैं उसके खिलाफ हमने संघर्ष किया है, हम सबको भी डिटेन किया गया। हालांकि पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने सोनिया गांधी की तबीयत का ख्याल रखा। उनके लिए एक मेडिकल ऑफिसर को दूसरे कमरे में बैठाया गया था, जबकि प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ मौजूद थी। ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और अब 25 जुलाई को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मतलब जिस दिन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ ले रही होंगी उस दिन सोनिया गांधी फिर से ईडी के सवालों के जवाब दे रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सभी के मन में सवाल यह है कि आखिर सोनिया गांधी से पूछा क्या गया। तो हम बताते हैं कि प्रमुख रूप से क्या सवाल ईडी ने पूछे। उनसे पूछा गया कि आप यंग इंडिया के निर्देशक क्यों बने। अगला सवाल ये पूछा गया कि यंग इंडिया कंपनी का काम क्या था। कांग्रेस और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी कि एजीएल के बीच किस प्रकार का लेन देन हुआ। क्या आपको ये पता था कि यंग इंडिया एजीएल का अधिग्रहण कर रही है। और यह भी पूछा गया कि एजीएल की संपत्ति देश भर में कहां कहां थी, एजीएल की सभी संपत्ति क्या उपयोग किया जाता था। तो ये प्रमुख बातें कही गई हैं। और चलिए बात करते हैं हिजाब के बाद पगड़ी, आस्था पर चोट तगड़ी। ये सवाल बरेली के एक स्कूल के बाद खड़ा हो गया, क्योंकि बरेली के ईसाई मिशनरी के एक नामचीन स्कूल ने सिख बच्चों के पगड़ी पहनने पर रोक लगाने का फरमान सुनाया था। लेकिन जब बात अभिभावकों को पता चली तो विवाद बढ़ गया। अभी हिजाब का विवाद खत्म नहीं हुआ था कि स्कूल में पगड़ी पहनकर आने पर नया विवाद शुरू हो गया है। बरेली के ईसाई मिशनरी के नामचीन स्कूल में उस वक्त हंगामा हो गया जब प्रार्थना के वक्त बच्चों को यह फरमान सुनाया गया कि सिख समुदाय के बच्चे पगड़ी, कृपाण और कड़े पहनकर नहीं आएंगे। जब ये बात घर जाकर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताई तो बवाल मच गया, क्योंकि अगले दिन अभिभावकों ने इसका विरोध किया तो बात थाने तक पहुँच गई। सिख समुदाय के लोग इस पूरे मामले को समुदाय का अपमान बता रहे हैं, क्योंकि जब पूरे देश में इस पर मनाही नहीं है तो फिर एक स्कूल में रोक क्यों। संविधानिक अधिकार है कतार पहनना, हमें गुरु गोविंद सिंह ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। ये कोई हंगामा नहीं कर रहे, ये लोग मना गलत बात मत करिए, हंगामा कर रहे हैं हम। स्कूल वाले मना कर रहे हैं। हाँ वो कह रहे हैं लड़कों बच्चों को रोका हमारे। वर्सेस ना क्रिएट की जाए बच्चों का स्कूल। यहाँ बच्चे जो है यू आर हेयर टू इम्पार्ट एजुकेशन। ये नहीं है कि आप बच्चों को हर वक्त यही धर्म के नाम पे लड़ना सिखाते रहे। हालांकि हंगामा होने के बाद स्कूल प्रबंधन ने अपनी गलती मानते हुए सभी अभिभावकों से माफी मांग ली है। शायद उसमें थोड़ा गलतफहमी हुई है, बच्चों ने पता नहीं जाके क्या उसका परिभाषा दी, मैं असलियत में नहीं जानता हूं। लेकिन यदि किसी प्रकार से हमारे सिख भाई बहनों को इससे दुख पहुंचाया हो तो हम लोग उसके लिए क्षमा प्राप्ति हैं। मैंने बच्चों से खड़ा पहनना मना किया, ऐसे मना नहीं किया। मैं पीटी सर से वो पीटीए टीचर्स के बोला उसके लिए थोड़ा निकाल को पेरेंट्स को बुला के दे दो। पेरेंट्स को बुला के जो पेरेंट्स आया वो लेके गया है। जो बच्चे को बुलाकर मैंने इसके बीच में टीचर से बात की, ये खड़ा छोटा पहन के भी आ सकते हैं, उसको कोई इतना हेवी पहन के कोई ज़रूरत नहीं। वो बच्चे इधर आ गया, बच्चों से बात हो गई, उसके दौर पर इसने बड़ा हंगामा बनाया, हम बोल सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या माफी से बात खत्म होगी, क्योंकि सवाल आस्था का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।